किड्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। सो अभी तक हम काफी लेक्चर्स पढ़ चुके हैं। सो लाइन चार्ज एक नया कंसेप्ट आपके पास है। लाइन चार्ज होता क्या है? वी नो, जैसा कि हम चार्ज में हमने स्टडी किया था, इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज्ड है। इट मींस इट एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट स्टेप्स। द मिनिमम चार्ज दैट exists is plus minus E. Charge less than plus minus E does not exist, where E is what? Elementary charge, that is charge of proton or charge of electron, that is 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. This is elementary charge. Okay, so if the charge is distributed continuously, अगर हम एक चार्ज को कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सो द सिस्टम इज नोन एज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम आपके पास इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूसली अलोंग ए लाइन, अगर हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करें कंटिन्यूसली अलोंग ए लाइन, then it is known as linear charge distribution. अगर हम चार्ज को continuously distribute करें along a line, then it is called linear charge distribution. Okay, so charge per unit length, सपोज एल इज लेंथ, अगर हम पर यूनिट लेंथ की बात करें, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। इट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिनोटेड बाय लैम्डा, एंड लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। It does not mean charge is continuous. इसका ये मतलब नहीं आप लेके चल सकते हो कि चार्ज कंटिन्यूअस है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इट exists in discrete steps. It simply means distribution of charge is continuous. Charge is not continuous, but in this case distribution of charges continuous. Okay, so आज हम जो पढ़ने वाले हैं, ये आपके पास लाइन चार्ज है। लाइन चार्ज होता क्या है मैंने आपको बोल दिया। When charges are distributed continuously along a line, then it is called linear charge, or you can say line charge. And what is line charge? Thin charge rod. ये thin charge rod है having uniform linear charge density. That is linear charge density हमने बोल दिया, that is charge per unit length, that is uniform through this rod. Okay, so इस लाइन चार्ज की वजह से हमने क्या कैलकुलेट करना है? हमने कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। ओके, सो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ये डिस्कस किया है कि सर विंडोज को ओपन कर देना। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में क्या डिस्कस करा है कि आपका अगर एक सिंगल आइसोलेटेड चार्ज है, सो इन दैट केस आपकी गॉसियन सरफेस क्या होगी? स्फेरिकल। और अगर आपका लाइन चार्ज है, सो लीनियर चार्ज है, उस केस में आपकी जो गॉसियन सरफेस है वो आपकी सिलेंड्रिकल होगी। सो लेट अस टेक दिस, एक हमने लाइन चार्ज ले लिया। ओके, लेट P बी द पॉइंट। अच्छा, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देते हैं।
draw the Gaussian surface okay, Gaussian surface of length L. Okay, of length L and radius R. Let P be the point. हम point P मान लेते हैं, कोई point P मान लेते हैं at a distance R from line charge, जहां पे हमने क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ओके, सो आपके पास यहां पे हम अगर बात करें, आपके पास एक लाइन चार्ज है, ये आपके पास एक लाइन है. सो ये इसकी वजह से व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? इट इज नॉर्मल टू दिस लाइन लाइक दिस. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पे पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे वो किस तरफ जाएगा, यहाँ. ठीक है, दैट इज नॉर्मल टू दिस लाइन. ओके, सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस लाइन चार्ज? इट इज लाइक दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक. ओके, अगर आप सिलेंडर की बात करें, एक हमारे पास कुछ मटेरियल है नहीं आज, so we have got this cylinder. This is your cylinder. Okay, so अगर आप सिलेंडर की बात करें, अगर आप सिलेंडर की बात करें, so it has got 3 faces. एक फेस इसका ये रहने वाला है, ये वाला, this face. एक फेस आपका ये वाला रहने वाला है, दिस वन. और तीसरा फेस कौन सा रहने वाला है, ये. सो 3 फेसेस आपके सिलेंडर में है. ओके, अब बात करते हैं एरिया वेक्टर की, ds की. ये सरफेस है ds. सो व्हाट इज एरिया वेक्टर? एरिया वेक्टर इज व्हाट? इट इज व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन की बात करेंगे. इट इज परपेंडिकुलर टू द एरिया एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड्स. सो ये एरिया है, ये आ गया एरिया वेक्टर. सो आपका अगर ओके लाइक दिस, इस वाली सरफेस पे व्हाट इज द एरिया वेक्टर? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस एरिया वेक्टर? ये आपकी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन. ओके, इस फेस पे. ओके, सेम केस अगर ये वाला फेस है, अगर ये आपका सरफेस एरिया है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर? इट इज परपेंडिकुलर टू द एरिया एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड्स. सो और ये आपका तीसरा फेस आ गया. तीसरे फेस में ये आपका एरिया है. सो अगर एरिया वेक्टर की आपने बात करनी है, बी एसोसिएट डायरेक्शन विद द एरिया. सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर? परपेंडिकुलर टू द एरिया एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड्स. सो ओके, इस फेस में एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द एरिया एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड्स. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर. और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन रहने वाली है, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन. व्हाट इज द एंगल बिटवीन E and ds? दैट इज ऑब्वियसली कितना है? दैट इज 90 डिग्री. ओके, इस वाली सरफेस में ये डायरेक्शन आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या रहने वाली है? परपेंडिकुलर टू द एरिया एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड्स. ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डायरेक्शन आपकी एरिया वेक्टर की. सिमिलरली इस वाले फेस पे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर? परपेंडिकुलर टू द एरिया एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड्स. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर. एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? सेम. सरफेस मान लेते हैं, सपोज दिस वन इज सरफेस S1. इस सरफेस रिमेनिंग दूसरे फेस को हमने सरफेस S2 माना, और ये वाला सरफेस दैट इज
surface S2. This one is surface S1. From Gauss's law की अगर हम बात करें, Gauss's law में आपने स्टडी किया है, that is total electric flux from Gauss's law टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल आ जाएगा? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्लोज सरफेस S E dot ds is equal to 1 upon epsilon naught times q. This is the derivation of Gauss's law, or you can say q upon epsilon naught. अब हम इस पूरे सिलेंडर की सरफेस को तीन पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं. एक ये वाला पार्ट, एक ये वाली सरफेस, दूसरी ये वाली सरफेस, एंड थर्ड सरफेस इज दिस वन. सो पूरे सिलेंडर की जो सरफेस है उसको हमने तीन पार्ट्स में स्प्लिट करना है. सो एक पार्ट ये S1, रिमेनिंग पार्ट S2, एंड थर्ड वन इज दिस पार्ट इज S3. स्प्लिट, इस सरफेस को स्प्लिट करेंगे हम, स्प्लिट S into 3 components, split S into 3 components. So phi E किसके इक्वल आने वाला है? What is phi equal to now? Phi E is equal to total electric flux for surface S1. Okay, I can write here टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पूरी सरफेस को स्प्लिट किया इस वाली को, E डॉट ds को, S को तीन हिस्सों में, दैट इज S1 सरफेस E डॉट ds प्लस S2 E डॉट ds प्लस फॉर सरफेस S3 E डॉट ds. पूरी सरफेस को, सिलेंडर की सरफेस को हमने तीन कंपोनेंट्स में स्प्लिट किया. मतलब इन तीनों का सम हमने क्या देने वाला है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द एंटायर सरफेस S. ओके, सो एज यू ऑल नो व्हाट इज E डॉट ds? A वेक्टर डॉट B वेक्टर, AB cos थीटा. सो इसकी जगह हम क्या लिखने वाले हैं? व्हाट विल बी राइट? A वेक्टर डॉट B वेक्टर, इसकी जगह हम लिखेंगे AB cos थीटा E ds cos theta. Okay, for surface S2 A vector dot B vector. What is A vector dot B vector? AB cos theta, that is E ds cos theta. And for surface S3 also A vector dot B vector, same AB cos theta. AB cos theta. Okay, now your next step is to find the value of theta, that is angle between electric field and surface. Okay, so पहले हम surface S1 की बात करते हैं. This one is surface S1, ये आपका surface S1 है, ये आपका ds, ये आपका electric field. What is the angle between the two? दोनों के बीच का angle 90 डिग्री. So theta की जगह हम क्या लिखने वाले हैं? थीटा की जगह हम क्या लिखने वाले हैं? cos of 90 degree, because for surface S1 the angle between E and ds is 90 degree. Okay, this one is surface S2, ये वाली surface S2 है. For surface S2 this is E, ds, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री. So for surface S2 what is the angle between the two? That is cos of 0 degree. And for surface S3 की आप बात करें, we have to find theta. Okay, this one is surface S3, this one is E, and this is ds. What is the angle between the two? 90 degree. So theta की जगह हम क्या लिखने वाले हैं? 90 degree. Okay, next step is
cos 90 degree, cos 90 is 0, cos 0 degree is equal to 1 and cos 90 is again 0. So put the values, what will you get? आपको क्या मिलने वाला है? What will you get? Total electric is equal to, आगे लिख लेना मुझे, Q upon epsilon naught. Okay, so phi e इसके but you can write but cos of 0 degree is equal to, as we all know, 1 and cos 90 degree is equal to 0. Okay, so what will be the total electric flux? What is phi e? That is equal to, किसके इक्वल आने वाला है मुझे? ये वाली टर्म 0, ये आ गया 0, for surface S2 E dot ds, EDS cos 0 1, तो ये आपका क्या रहने वाला है? EDS, okay, plus 0 is equal to Q upon epsilon naught. So ये दो टर्म्स आपकी जो है ये यहाँ पे 0 होगी. Okay, so next one is, okay, ये तीनों इक्वल है तो हम कोई दो टर्म्स ले सकते हैं. This one is equal to this and this. हम ये वाली दो टर्म्स लेंगे. So implies ये किसके इक्वल, यहाँ से E is what? E is constant, as you all know. Gaussian surface की अगर हम बात करें, so electric field sorry, electric field at every point of Gaussian surface is same, that is constant. Electric field constant है for only Gaussian surface, because we have taken Gaussian surface here, so electric field constant है. So constant इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा. इंटीग्रेशन किसकी होने वाली है? सिर्फ ds की, that is equal to Q upon epsilon naught times phi e को हमने स्किप कर दिया, doesn't matter because this is also electric flux E dot ds previous में. Okay, what is surface area of cylinder? इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या होने वाला है? 2 pi rl, आपने 10th में पढ़ा होगा. Okay, so okay, implies E, what is the integration of ds in case of cylinder? That is 2 pi r l is equal to Q upon epsilon naught times. So what you have to find? You have to find electric field. So what is electric field equal to now? Electric field, transpose this to this side. So what will you get? Q upon 2 pi r l epsilon naught. So next one, what is lambda equal to? Lambda was equal to, lambda is linear charge density, and linear charge density क्या होगा? चार्ज पर यूनिट लेंथ. हमने स्टार्टिंग में ही बोला. What is lambda? चार्ज पर यूनिट लेंथ. So from here आपके पास Q upon L है यहाँ पे. You have got this ratio Q upon L. What is Q upon L equal to? What is Q upon L equal to? Lambda. So इसकी जगह lambda लिखने वाले हैं. Implies electric field intensity is what? That is lambda upon 2 pi r epsilon naught. This is expression for electric field intensity due to line charge. So यहाँ से आप from here you can find lambda is constant, 2 pi epsilon naught is also constant. So from here you can find electric field intensity is inversely proportional to r. So जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना कम क्या होने वाला है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. जितना कम डिस्टेंस उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. सो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा
आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज और यू कैन से लाइन चार्ज और लॉन्ग स्ट्रेट वायर और इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, सो कंफ्यूज नहीं होना। सो क्वेश्चन आपका या इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर और लाइन चार्ज वन एंड द सेम थिंग, आज हमने ये डिस्कस किया। और जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है दैट इज हम पढ़ेंगे कि अगर आपके पास एक थिन शीट है उसकी वजह से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। सो दिस वन वाज फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है दैट इज आल्सो द एप्लीकेशन ऑफ दिस गॉसेस लॉ। होपफुली कुछ अगर हमारे से मिस्टेक्स हो जाती हैं उनको आप बिकॉज दिस इज न्यू एक्सपीरियंस फॉर अस आल्सो, सो कोई भी मिस्टेक होती है उसको आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जैसे प्रीवियस लेक्चर में आई थॉट कि आई गॉट क्यूरी दैट यूनिट्स वाज समहाउ, सो ये छोटी सी मिस्टेक्स हैं, इनको आप खुद भी करेक्ट कर सकते हैं एज यू ऑल नो, क्योंकि हमने यूनिट्स बहुत अच्छे से पढ़े हैं 11th की क्लास में। और आपके कोई भी क्वेश्चंस अगर हैं इसके रिगार्डिंग सो यू कैन मैसेज मी और उनकी आपको जितने भी क्वेरीज हैं वो आपको मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।